बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ एडजॉर्प्शन। वैसे मैंने आपको पहले समझाया है मैकेनिज़्म ऑफ एडजॉर्प्शन। इसमें एक क्वेश्चन बनता है व्हाई एडजॉर्प्शन अकर्स। तो हमें पता है कि जो एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट में जो बल्क में पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, वो अपने जैसे मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है चारों ओर से। तो उसके ऊपर सभी डायरेक्शन में इक्वल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो उस पर रिजल्टेंट या रेसिड्यूअल अट्रैक्शन फोर्स ज़ीरो हो जाता है, बैलेंस हो जाते हैं फोर्स। जो बल्क में पार्टिकल बैठा है वो अपने आसपास चारों ओर सेम पार्टिकल से सराउंडेड है, तो उसके ऊपर सेम अट्रैक्शन चारों ओर लगता है, तो नेट अट्रैक्शन ज़ीरो हो जाता है। बट जो सरफेस पे पार्टिकल है वो चारों ओर अपने जैसे पार्टिकल से सराउंडेड नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं है, नीचे है, तो उसके ऊपर नेट अट्रैक्शन फोर्स डाउनवर्ड लगेगा अंदर की ओर, मतलब इस पर रेसिड्यूअल फोर्स लगेगा। अब जब भी यहाँ फोर्स लगता है तो ये अनस्टेबल होगा और इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये एनर्जी को कहते हैं सरफेस एनर्जी, बराबर। और ये अनस्टेबल होगा, इसलिए वो क्या करेगा, कोई मॉलिक्यूल, भाई इसके ऊपर नेट अट्रैक्शन लग रहा है डाउनवर्ड, यही अट्रैक्शन एड्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोलो यहाँ अट्रैक्शन डाउनवर्ड लग रहा है तो कोई पार्टिकल नज़दीक आए तो उसको खींच लेगा अट्रैक्शन, तो इसलिए एड्जॉर्प्शन होता है। इन एड्जॉर्बेंट particles at surface and particles in the bulk are not in same environment। जो सरफेस पे पार्टिकल और बल्क में दोनों सेम कंडीशन में नहीं है। पार्टिकल्स इनसाइड द एड्जॉर्बेंट, मतलब बल्क में, आर सराउंडेड by same particles and experiences same attraction from all sides। So attraction forces on this particle gets balanced। Attraction forces on bulk phase particle get balanced। तो इसलिए वो लोग स्टेबल होते हैं, बल्क में जो पार्टिकल है वो स्टेबल होंगे क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो गया। But particle at surface experiences net attraction by particles at surface experiences net attraction और residual force। क्यों? क्योंकि वो सभी साइड से सराउंडेड नहीं है। Particles at surface are not surrounded। Particles at surface are not surrounded from all sides, so they experiences
they experiences resultant or residual attraction force which makes surface unstable and increases energy of surface, which is called surface energy. This increased energy is called surface energy. And these residual attraction force are responsible for adsorption of adsorbate on surface of adsorbent. These residual attraction force, these residual attraction forces are responsible for adsorption, रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्सॉर्प्शन। चलो इतना सिंपल है। सरफेस पार्टिकल और बल्क में जो पार्टिकल है वो दोनों सेम एनवायरनमेंट में नहीं है। जो बल्क में पार्टिकल है वो तो अपनी जैसे मॉलिक्यूल से सराउंडेड है चारों ओर से, तो उसके ऊपर चारों ओर से सेम अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, तो वो स्टेबल होगा। सरफेस पे जो पार्टिकल वो चारों ओर अपने जैसे पार्टिकल से सराउंडेड नहीं है, उनके ऊपर नेट अट्रैक्शन लगेगा, उसको कहेंगे रिजल्टेंट और रेसिड्यूअल अट्रैक्शन फोर्स। वही सरफेस के पार्टिकल को अनस्टेबल करता है, उसकी एनर्जी बढ़ाते हैं, विच इज़ कॉल्ड सरफेस एनर्जी। और उनके ऊपर जो रेसिड्यूअल अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ये रेसिड्यूअल अट्रैक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है एड्सॉर्प्शन के लिए। अब एड्सॉर्प्शन सरफेस पे होता है, तो मोर इज द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, मोर इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। Amount of adsorption is directly proportional to surface area of adsorbent। अब मान लो दो एड्सॉर्बेंट है, दोनों के मास सेम है, एक में बड़े बड़े टुकड़े हैं और एक में बारीक माइन्यूट फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल है। तो जहाँ छोटे छोटे पार्टिकल है वहाँ एरिया सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, छोटे छोटे पार्टिकल है वहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो वहाँ एड्सॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। चलो अब एड्सॉर्प्शन कैसे स्पॉन्टेनियस होता है वो देखते हैं। तो उसके लिए पहले हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन। तो पहले सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि एड्सॉर्प्शन होगा तो पार्टिकल आके इसके ऊपर जो रेसिडुअल फोर्स था उनको बैलेंस कर देंगे। ऑन एड्सॉर्प्शन रेसिडुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन सरफेस पार्टिकल्स आर बैलेंस्ड। अब फोर्स बैलेंस हो गए तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी। जितनी एनर्जी डिक्रीज होगी वही रिलीज होगी, जितनी एनर्जी कम होगी वही रिलीज होगी। इसलिए हमेशा एड्सॉर्प्शन कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होगी। Adsorption on the surface, adsorption on the surface, सरफेस पे जब भी एड्सॉर्प्शन होगा, एड्सॉर्प्शन ऑन दी सरफेस
balances residual attraction force. Residual attraction force. So stability of surface increases. Stability of surface particle. Stability of surface particles increases. सरफेस पे जो पार्टिकल्स है उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी एंड सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस. सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस. This decrease in surface energy get released in the form of heat. This decrease in surface energies. एनर्जी को हम डिमिनिश तो कर नहीं सकते, एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, तो जो एनर्जी कम हुई वो रिलीज होगी. दिस डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी gets released in the form of heat. This decrease in surface energy gets released in the form of heat. Heat के फॉर्म में surface energy रिलीज हो जाएगी. So adsorption is always endothermic. Adsorption is always endothermic process and delta H of adsorption, delta H of adsorption is negative. एड्जॉर्प्शन हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक. सॉरी, हीट रिलीज हो रही है ना, तो एक्सोथर्मिक, और उसका डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा. चलो अब एंट्रोपी. एंट्रोपी तो देखो, बिफोर एड्जॉर्प्शन ये पार्टिकल घूम रहे थे कहीं भी, अब जैसे वो बैठ गए उनकी फ्रीडम कम हो जाएगी. ड्यू टू एड्जॉर्प्शन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एड्जॉर्बेट डिक्रीजेस. अब फ्रीडम कम होगी तो डिसऑर्डर भी कम होगी, तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, तो डेल्टा एस नेगेटिव. ड्यू टू एड्जॉर्प्शन freedom of movement of adsorbate decreases, so entropy decreases. That's why delta S नेगेटिव होगा. डेल्टा एस नेगेटिव होगा. अब हमें पता है कि फॉर एड्जॉर्प्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी नेगेटिव होना है. और एड्जॉर्प्शन कब खुद से होगा, जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा. फॉर एड्जॉर्प्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, for adsorption to be spontaneous delta G should be negative. For adsorption to be spontaneous delta G should be negative. delta G नेगेटिव होना चाहिए. अब देखो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस. अब आप सोचो ये नेगेटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा,
अब क्योंकि ये पूरा टर्म पॉजिटिव है तो और ये नेगेटिव है, तो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव का सम कब नेगेटिव आएगा, जब डेल्टा जी इनफ नेगेटिव होगा, डेल्टा जी की वैल्यू इनफ नेगेटिव। फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, डेल्टा एच must be enough negative as T delta S is positive। ये पॉजिटिव है ना, इसलिए इनफ नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो इसका कैसा है, जितना एड्जॉर्प्शन होगा ना, जितना एड्जॉर्प्शन उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। शुरुआत में एड्जॉर्बेंट का पूरा सरफेस खाली होता है, तो इनिशियली डेल्टा एच नेगेटिव ज़्यादा होता है, डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होती है, तो डेल्टा जी भी नेगेटिव आएगा, तो स्पॉन्टेनियस होगा। धीरे धीरे डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू कम होती है, एक टाइम पे इससे इक्वल हो जाएगी, तो ये -5 + 5 तो ये 0, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। Initially delta H is more negative, so delta G comes negative and adsorption occurs spontaneously, adsorption occurs spontaneous। Initially delta G is more negative, so delta G, initially delta G is more negative, so delta G also comes negative, adsorption occurs spontaneous। But negative value of delta H decreases as adsorption progress। Negative value of delta H decreases as adsorption progress। Negative value of delta H decreases as adsorption progress at some point of time, at some point of time delta G becomes 0 and equilibrium gets established। मतलब तब एड्जॉर्प्शन रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जितने मॉलिक्यूल बैठेंगे उतने रिमूव होंगे, जितना एड्जॉर्प्शन उतना डिसॉर्प्शन, तो नेट एड्जॉर्प्शन में कोई बढ़त नहीं होगी। देखो ये सिंपल है, शुरुआत में एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है तो डेल्टा एच मोर नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव आएगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, ये सरफेस ऑक्यूपाई होगी, तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम होता जाएगा, डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू कम होती जाए, कोई एक टाइम पे दोनों इक्वल होंगे तो ये 0 आएगा, तो इक्विलिब्रियम। ओके, अब आप सोचो टेम्परेचर का इंक्रीज फेवर करेगा कि डिक्रीज, तो यहाँ टेम्परेचर का इंक्रीज फेवर नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉजिटिव टर्म बढ़ेगा, तो लोअर टेम्परेचर फेवर करेगा। डिक्रीज इन ये एमसीक्यू के लिए, डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एड्जॉर्प्शन, डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एड्जॉर्प्शन, टेम्परेचर कम होगा वो एड्जॉर्प्शन को फेवर करेगा, राइट। तो ये हो गया पूरा मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो इसमें से एमसीक्यू बहुत आते,
डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, सब नेगेटिव है। हाँ, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है ना, इसलिए डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा। राइट, थैंक यू वेरी मच।